तो जनाब हम यहाँ पे बात कर रहे थे डाटा एक्सेस लेयर की एक क्लास क्यों बनानी पड़ेगी, ताकि हम एसक्यूएल सर्वर से परमिशन ले लें कि भाई हमने एक कोड फर्स्ट की अप्रोच से एक एंटिटी क्रिएट की है, सही है, और इस कनेक्शन स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए, इस सर्वर को यूज़ करते हुए हमें क्या करना है, बेसिकली ये हमारे पास रेफरेंस आ गया कनेक्शन स्ट्रिंग। डाटा एक्सेस लेयर की क्लास क्या करेगी कि इस मॉडल क्लास को आपको एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करके जो भी हमारे पास हमने क्लास जिस तरीके से डिफाइन की है उस तरीके से डेटाबेस को स्ट्रक्चर कर देगी। अब क्योंकि हमने यहाँ पर अभी एक ही क्लास, क्योंकि बेसिक लेवल से चल रहे हैं, एक ही क्लास हमने इंप्लीमेंट की है, तो ये डेटाबेस में एक ही टेबल क्रिएट कर देगी। तो अब हमें डाटा एक्सेस लेयर की क्लास बनानी है। अब आपकी मर्जी कि आप इस एम्प्लॉय की क्लास से बाहर निकलकर एक क्लास बना लो, पब्लिक क्लास। अब वो क्लास किस नाम से बनेगी, अब वो क्लास CS के नाम से बनेगी। अब ये CS क्या था, ये CS हमारे कनेक्शन स्ट्रिंग की क्लास, ठीक है जनाब, जिसको इनहेरिट करेंगे हम लोग किससे, DB कॉन्टेक्स्ट की क्लास से। लेकिन DB कॉन्टेक्स्ट की क्लास जो है वो हमें DB कॉन्टेक्स्ट की क्लास हमें तो मिलेगी नहीं। तो अब यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है कि भाई क्रिएट DB कॉन्टेक्स्ट की क्लास। अब ये DB कॉन्टेक्स्ट की क्लास कैसे मिलेगी जनाब, जब तक हम अपने पास एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल ना कर लें। अब ये एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल कैसे होगा जनाब, दो ऑप्शन है। आप राइट क्लिक करोगे अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा मैनेज न्यू गेट पैकेज, NuGet पैकेज। आप इस पे चले जाओगे और यहाँ पर लिखोगे आप एंटिटी फ्रेमवर्क। अब क्योंकि मैं वर्जन 2013 यूज कर रहा हूँ तो यहाँ अब तक क्योंकि हायर वर्जन आ चुके हैं तो एंटिटी फ्रेमवर्क के भी लेटेस्ट वर्जन आ चुके हैं, तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, नया वर्जन अपडेट कर देगा। तो वो क्या होगा, वो मेरे वर्जन से क्लैश करेगा। 2013 के लिए जो इस टाइम जो मैं बात कर रहा हूँ, मुझे जो एंटिटी फ्रेमवर्क चाहिए 2013 वर्जन के लिए वो है 6.2.0, एंटिटी फ्रेमवर्क 6.2.0। अगर आप लोग 2019 यूज कर रहे हो, जो भी लेटेस्ट से लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हो, तो एंटिटी फ्रेमवर्क का लेटेस्ट वर्जन 6.4.4 आया हुआ है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर 6.4 कर लूंगा तो जनाब ये जो है ना वर्जन क्रैश करेगा, रेफरेंस सही नहीं देगा, तो मेरी क्लास भी कॉल नहीं होगी। इसका दूसरा तरीकेकार क्या है कि आप अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे, प्रोजेक्ट में जाने के बाद सॉरी यहाँ पर टेस्ट टूल्स में जाएंगे, और टूल्स में जाके आपके पास ऑप्शन आएगा न्यू गेट पैकेज। हम कंसोल के थ्रू जो है वो एंटिटी फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है, अगर मैं रेफरेंस में जाऊं तो क्लास यहाँ पे देखिए, इसमें अभी हमारे पास कहीं भी एंटिटी फ्रेमवर्क का कोई रेफरेंस मौजूद नहीं है। जब रेफरेंस नहीं है इसका मतलब हमारे पास पैकेज इंस्टॉल नहीं है। पैकेज इंस्टॉल होता है तो रेफरेंस आता है, जब रेफरेंस आता है तो नेम स्पेस मिलती है। अब यहाँ पर जो नेम स्पेस जो हमें इंप्लीमेंट करनी है वो कौन सी करनी है, यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एंटिटी। लेकिन एंटिटी मुझे मिलेगी नहीं जब तक कि मेरा एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है जनाब। तो आपकी अपनी मर्जी की ये वाली डाटा कॉन्टेक्स्ट की लेयर आप इसी क्लास में बना लो, या आप मॉडल के अंदर जाकर एक और क्लास क्या कर लो, ऐड करवा लो। अब इस क्लास को हम नाम दे देंगे CS के नाम से। तो जनाब हमने CS के नाम से ये वाली क्लास बना ली। अब इस क्लास के अंदर ये वाली सेपरेट हमने एक डाटा एक्सेस लेयर की क्लास हमने बना ली। अब सबसे पहला हमारे पास काम क्या है कि पैकेज मैनेजर कंसोल, इस पे जाना है आपने। ये कहाँ से आएगा, ये आपको यहाँ से मिलेगा, टूल्स में जाके, टूल्स के ऑप्शन में जाके यहाँ पे ऑप्शन है न्यू गेट पैकेज मैनेजर। अब आप यहाँ पे जाके लिखेंगे पैकेज मैनेजर कंसोल, तो आपके पास ये वाली स्क्रीन खुल जाएगी। आपने सिंपल यहाँ पे जाकर एक इंस्ट्रक्शन लिखनी है, इंस्टॉल डैश डैश पैकेज, ठीक है जनाब। यहाँ पे कौन सी इंस्ट्रक्शन लिखनी है, इंस्टॉल डैश पैकेज। एक मिनट, 2 मिनट क्लास दीजिएगा।
इंस्टॉल डैश पैकेज एंटिटी फ्रेमवर्क। अब उसके बाद हमें वर्जन डिफाइन करना है। अगर मैं सिर्फ इतना इंस्टॉल कर दूंगा ना तो ये मुझे लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करके दे देगा। हमें वर्जन डिफाइन करना है तो आप डैश लगाओगे, लिखोगे वर्जन। वर्जन कौन सा चाहिए? 6.2.0। स्पेलिंग मेक श्योर कर लीजिएगा, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ तो अब ये जो है वो पैकेज इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसने क्या किया, इंस्टॉल एंटिटी फ्रेमवर्क वर्जन दिस पैकेज, ये वाला पैकेज कर दिया। क्लास आपके पास एक ऑप्शन आएगा, कीप इन माइंड, जब आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इंप्लीमेंट करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा, ये वाले 4 ऑप्शन। आपने नो टू ऑल करना है। उसका रीजन क्या है? अगर आप येस टू ऑल कर देंगे तो ये पूरी एप्लीकेशन को मॉडिफाई कर देगा। देखें, दिस फाइल हैज बीन मॉडिफाइड आउटसाइड द सोर्स एडिटर। नहीं, हम चाह रहे हैं कि जो हमने अपना प्रोजेक्ट जिस तरीके से बनाया है हमें उसी तरीके से इंप्लीमेंट करना है। तो ये क्या कर देगा, जब आप येस टू ऑल कर देंगे ना तो आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग को उड़ा देगा। आपने नो टू ऑल करना है। अब इसने देखें कि लिखा हुआ है सक्सेसफुली एडिट एंटिटी फ्रेमवर्क। रेफरेंस में जाइए तो आपको एंटिटी फ्रेमवर्क मिल गया। सही है, एंटिटी फ्रेमवर्क आपको आपका कंपैटिबल वर्जन मिल गया। तो जब आपको रेफरेंस मिल गया तो जनाब आपको नेम स्पेस, क्योंकि हमें कौन सी क्लास चाहिए, CS को इनहेरिट करेंगे डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास से। लेकिन डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास हमें तब मिलेगी जब हमारे पास एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल होगा। और फ्रेमवर्क जब रेफरेंस हमें ऐड हो जाएगा तो हमें नेम स्पेस चाहिए, कौन सी, यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एंटिटी। ठीक है, जब ये नेम स्पेस मिल जाएगी तो हमें इनहेरिट करेंगे तो डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास हमें मिल जाएगी। अब इसको हमने क्या कर दिया, ये मिलकर बनाती है, ये वो हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग की क्लास है। और डीबी कॉन्टेक्ट जब आपस में इनहेरिट होती हैं तो हमें मिलता है जनाब, इसको याद रखिएगा, मैं आप लोगों से वाइवा में पूछूंगा, ORM। इसको कहते हैं जनाब ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर, ORM। सही है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारी क्लास क्या थी, एम्प्लॉय के नाम से क्लास थी। जब हमने CS की क्लास को डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास से इनहेरिट कर दिया तो इसके अगेंस्ट में हमें एक जेनेरिक क्लास मिलती है डीबी सेट के नाम से। ठीक है, डीबी सेट के नाम से हमारे पास क्या मिलती है, जेनेरिक क्लास मिलती है। इसके अंदर आप डिफाइन करोगे कि आपकी मॉडल क्लास क्या है। मॉडल क्लास हमारी एम्प्लॉय थी। सही है, अब इसके बाद आप यहाँ पर उसका नाम चेंज करोगे कि भाई आपके पास उसका नाम क्या होगा, हम कह देते हैं कि एम्प्लॉय करके हमने यहाँ पर नाम दे दिया। और उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी उसकी डिफाइन कर दो, गेट सेट। अब जनाब हमने क्या किया कि भाई डाटा एक्सेस लेयर ये क्या करेगा, लिंक करवाएगा ना। इसके पास क्या है आपका कनेक्शन स्ट्रिंग, और ये वाली क्लास क्या करवाएगी, ये डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास क्या करवाएगी, ये ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर क्रिएट करेगी। जिसकी वजह से हमें डीबी सेट का एक जेनेरिक मेथड मिला जिसके अंदर हमने अपनी एम्प्लॉय मॉडल क्लास बनाई। तो जनाब ये हमारे पास क्या करेगा कि डेटाबेस से लिंक करवा देगा हमारी मॉडल क्लास को। ठीक है, हमें इतना काम करना है। अब ये वाला काम हमारे पास हो गया। अब आपने सबसे पहले बिल्ड करना है। सही है, बिल्ड सक्सेसफुल हो गया। अभी जनाब अगर मैं यहाँ पर अपने डेटाबेस को रिफ्रेश करूंगा तो कोई टेबल नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने फ्रंट एंड का अपना सारा काम मुकम्मल कर लिया। अब दो तरीके कार हैं डेटाबेस क्रिएट करने के, या तो आप माइग्रेशन यूज करो या तो आप एंटिटी फ्रेमवर्क का कंट्रोलर यूज कर लो। मैं अभी इस सेशन में क्या कर रहा हूं, पहला तरीका आप लोगों को बता रहा हूं। आप कंट्रोलर में जाएंगे। अब हमें क्योंकि कंट्रोलर और व्यू जनरेट करने हैं ना, अब हमें कंट्रोलर और व्यूज पे काम करने की जरूरत नहीं है। अब हम कंट्रोलर ही ऐसा क्रिएट करेंगे एम्प्टी के अलावा कि वो हमारी क्या करेगा कि इस क्लास को यूज करते हुए वो क्या करेगा जनाब, इस क्लास को पूरा रीड करेगा
और इस क्लास में जो जो हमने रूल्स डिफाइन किए हैं उसके मुताबिक कंट्रोलर भी क्रिएट कर देगा और उसका HTML भी खुद ही क्रिएट कर देगा। तो हमें यहाँ पर रिजल्ट देखना कितना जबरदस्त मिलेगा। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ जनाब, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, ऐड करता हूँ कंट्रोलर। अब यहाँ पे हमें जो कंट्रोलर एम्प्टी नहीं चाहिए, अब हमें यहाँ पे ये वाला कंट्रोलर चाहिए, MVC कंट्रोलर विद व्यूज एंड यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज करते हुए जनाब ये खुद ही व्यूज और कंट्रोलर क्रिएट करेगा। ये तीसरा वाला कंट्रोलर हमें चाहिए। ठीक है, अब जब आप ऐड करवाओगे तो आपसे ये पूछेगा सबसे पहले कि भाई कौन सी मॉडल क्लास के बिहाफ पर आप जो है व्यूज और कंट्रोलर क्रिएट करना चाह रहे हो। तो हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन में करेंगे हमने जो अपनी मॉडल क्लास बनाई थी, कौन सी, एम्प्लॉय। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमसे क्या पूछ रहा है, डेटा कॉन्टेक्स्ट क्लास कौन सी है, कहाँ है डेटा कॉन्टेक्ट क्लास। तो आप ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो ये CS आपके पास डेटा कॉन्टेक्स्ट क्लास आ जाएगी। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है कि भाई आप MVC का जो डिफॉल्ट लेआउट होता है, जो मैंने आप लोगों को पहली क्लास में बताया था कि MVC का डिफॉल्ट लेआउट, और फिर बाद में आप लोगों को अपना टेम्पलेट भी बनाना बताया था। जब अपना आप टेम्पलेट बनाते हो तो अगर आपको अपना टेम्पलेट यूज करना है इसमें, तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करो, यहाँ पर जो आपके पास व्यूज में एक शेयर्ड का ऑप्शन होगा, शेयर्ड का फोल्डर होगा, उसमें आपने यकीनन अपना कोई ना कोई टेम्पलेट बनाया होगा, तो आप यहाँ पर वो टेम्पलेट आ रहा होगा। लेकिन इस टाइम क्योंकि हम MVC का अपना डिफॉल्ट टेम्पलेट यूज करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर चेक लगा देंगे इसको, राइट। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा ऐड करवा दो। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कंट्रोलर को ऐड करवाने से पहले अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड जरूर कर लेना, वरना अक्सर एरर आ जाता है। आप यहाँ इसको कहते हैं एस्केप होल्डिंग, ऐड करवा देंगे। ये एस्केप होल्डिंग के थ्रू आपका एंटिटी क्लास यानी ये मॉडल क्लास है वो रीड हो रही है। रीड होने के बाद एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू ये खुद ही कंट्रोलर और व्यूज जनरेट कर देगा। अब आप यहाँ पे देखिएगा कंट्रोलर भी खुद ही जनरेट हो जाएंगे और व्यूज भी खुद ही जनरेट हो जाएंगे। तो डायरेक्ट कैसे रन कर दूं, कंट्रोलर बनेंगे तो रन होगा ना, URL में कंट्रोलर ही तो देते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय के नाम से, अब देखें मेरी एक्चुअल क्लास क्या थी, एम्प्लॉय। कंट्रोलर किस नाम से बना दिया, MVC ASP.NET MVC इतना एफिशिएंट है, इसने सेम नाम से होने नहीं दिया। अगर ये सेम नाम से होता क्लैश करता, इसने खुद ही नेम के साथ S लगा दिया, यहाँ पे आप देखें S लगा दिया, और इसने तमाम कंट्रोलर खुद ही क्रिएट कर दिए जो जो रिक्वायरमेंट थे। एक कंट्रोलर क्रिएट के नाम से, एक कंट्रोलर अपडेट भी ये खुद ही कर देगा, इसमें डिलीट का भी फंक्शनलिटी हमारे पास खुद ही आ जाएगी। तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि ये कंट्रोलर हमारे पास एम्प्लॉय के नाम से आ गया, ठीक है। और व्यूज आप देखें इसने कितने एम्प्लॉय के नाम से जो भी कंट्रोलर ऐड करते हैं तो व्यू का भी फोल्डर क्रिएट हो जाता है। ये बात मैं व्यूज के लेक्चर में बता चुका हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए ये व्यूज क्या हमने बनाए, नहीं, ये इसने खुद ही क्रिएट कर दिए, और हर व्यू में एक HTML जनरेट हुआ है इस क्लास के मुताबिक, इन वैलिडेशन के मुताबिक। अब मैं सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन को Ctrl+Shift+D से बिल्ड करूंगा और फिर उसके बाद रन करूंगा और फाइनली आपको आउटपुट दिखाऊंगा। लेकिन आउटपुट दिखाने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर जब डेटाबेस को रिफ्रेश करूंगा तो क्लास यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करूंगा, और उसके बाद मेरे कंट्रोलर का क्या नाम था, एम्प्लॉइज। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, वेट कर लेते हैं। क्लास यहाँ पे देखें, ये है हमारा टेबल, हमने इन्हीं नाम से बनाए थे। अगर हम यहाँ पर
अपने कॉलम्स के नाम देख लें तो पहली बात तो ये एम्प्लॉय आईडी नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि वो आइडेंटिटी कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी नहीं आ रहा। आप रिकॉर्ड डालोगे। अब यहाँ पर हमारे पास पहला टेम्पलेट है क्रिएट न्यू। अब हम रिक्वायर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर डेटाबेस को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देखिए इसने डेटाबेस क्रिएट कर दिया। जैसे ही मैंने अपनी एप्लीकेशन को रन किया तो ऑटोमेटिकली मेरा डेटाबेस भी क्रिएट हो गया। सबसे पहले तो डेटाबेस को चेक कर लो, उसके बाद अपने व्यूज पे आते हैं। टेबल हमने बनाया था, किस नाम से बना था जनाब? TABL एम्प्लॉय के नाम से, सही है। और उसके अंदर कॉलम कौन कौन से थे आपके सामने हैं। एम्प्लॉय आईडी की के एट्रीब्यूट से प्राइमरी की बन गई। अगर मैं इस टेबल की डेफिनेशन पे जाता हूं तो हम ये भी चेक करते हैं कि क्या आइडेंटिटी भी बना है या नहीं। तो मैं यहाँ पर इसके डिजाइन पे जाके आपको प्रॉपर्टी भी दिखा देता हूँ कि इसने ऑटोमेटिकली इसको आइडेंटिटी भी बना लिया होगा। तो यहाँ पर मैं इस कॉलम पे हूँ और इस कॉलम पे जाकर आपको प्रॉपर्टी भी दिखाऊंगा आइडेंटिटी की। इस आइडेंटिटी क्या है? यस है। और यहाँ पर जब मैं इस आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करूंगा तो इस आइडेंटिटी क्या है? यस है। और बाय डिफॉल्ट क्या है? 1 1। आइडेंटिटी इंक्रीमेंट, आइडेंटिटी सीट। क्या अब जो भी पहला एम्प्लॉय आएगा, इंसर्ट होगा, वो जनाब क्या होगा? वो बाय डिफॉल्ट 1 से 1 उसकी आईडी हो जाएगी। 1 के बाद जब दूसरा आएगा तो 2 हो जाएगी, तीसरा आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कॉलम इसी नाम से बनाए थे, EMP आईडी, EMP नेम, EMP फादर नेम। अब DOA इसकी टाइप देखिए, इसकी टाइप क्या रखी थी? डेट टाइम, डेटा टाइप डेट। तो इसने यहाँ पे क्या कर दिया? डेट टाइम। इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है DDMMYY, राइट। पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। अब जनाब हमें हमारे पास व्यू में हमने सबसे पहले क्रिएट करना है। अब ये देखिए जब हम क्रिएट, हमें एक व्यू मिला था क्रिएट का, सही। तो इसने क्रिएट, डिलीट, डिटेल्स, एडिट, ये सब के अलग अलग व्यू बना दिए। पूरी क्रूड एप्लीकेशन इसने क्रिएट कर दी। एंटिटी क्लास को यूज करते हुए इसने हमारे पास HTML भी क्रिएट कर दिए। अब यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय आईडी कहीं नहीं आ रहा क्योंकि वो प्राइमरी था, आइडेंटिटी था। अब यहाँ पर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक एम्प्लॉय भी हूँ तो यहाँ पर मैं अपना नाम दे देता हूँ, सैयद अफान, और यहाँ पर अहमद, सही है। अब जब मैं नेक्स्ट में चले गया तो यहाँ पर देखिए इसने मुझे वैलिडेशन दे दी कि नेम कैरेक्टर टू लॉन्ग। तो यहाँ पर मेरे पास क्या लिमिट लगाई थी नेम में? मैंने नेम में मेरे पास मैक्सिमम लेंथ कितनी थी? 10। अब ये जो कैरेक्टर है मेरे पास कितने हो गए? 10 से ज़्यादा हो गए। तो अब मुझे या तो 10 से कम कैरेक्टर देने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पे दे दिया अफान। पहले तो ये भी चेक करेंगे ना, हमने एक और वैलिडेशन लगाई थी, हम कोई नेम नहीं दे रहे। तो देखो इसने दूसरा एरर दे दिया कि फील्ड रिक्वायर्ड यू मस्ट एंटर द नेम। कौन सा? ये हमने दिया था कि रिक्वायर्ड फील्ड रिक्वायर्ड यू मस्ट एंटर द नेम। तो ये दोनों वैलिडेशन आपके सामने चल रही हैं। अब मैं यहाँ पर अगर प्रॉपर एक सही वैलिड वैल्यू दूंगा तो अब जब नेक्स्ट में आऊंगा तो देखिए मुझे कोई एरर नहीं दे रहा। अब आ जाओ फादर नेम। फादर नेम नहीं देता क्योंकि फादर नेम में सॉरी मैंने रिक्वायर्ड नहीं लगाया था, लेकिन मैंने यहाँ पर लेंथ की प्रॉपर्टी जरूर दी थी। क्या फादर नेम जो है अगर मैं रिक्वायर्ड लगा देता तब भी ये रिक्वायर्ड फील्ड होती। आप लोग अपनी प्रैक्टिस में जरूर लगाना। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है जनाब? मैं फादर का नेम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फादर का नेम मेरा ये है। अब ये जो है वो मेरे पास टू लॉन्ग हो गया। तो अब मुझे जो है वो फादर का नेम लिमिटेड रेंज में देना है, विद इन द रेंज देना है। तो मैंने यहाँ पर अपने अब्बू का नाम ले लिया। अब नेक्स्ट में आऊंगा तो देखें इसने कोई एरर नहीं दिया। अब डेट ऑफ एंट्री में मैंने आपको कहा था इसका पैटर्न क्या होता है? MMDDYY। थोड़ा कंफ्यूज था, अब यहाँ पे क्लियर है। तो डेटाबेस में भी इसने क्या किया? जो डेट टाइम का जो कॉलम लिया है, टाइप लिया है, वो उसी के मुताबिक लिया और इसने हमें एक कैलेंडर प्रोवाइड कर दिया। अगर आप यहाँ पे वैल्यू देना चाह रहे हो तो वैल्यू भी दे दो, 1 है और 2 है और 202021 वॉट एवर यू वांट, या आप कैलेंडर यूज कर लो। तो यहाँ पे देखिए कैलेंडर आ गया, आप आज की डेट जो है वो पिक कर लो। अब पासवर्ड में जनाब
अगर मैं यहाँ पर क्रिएट करूंगा तो देखें क्रिएट नहीं होगा, जिसने वैलिडेशन दे दी है पासवर्ड रिक्वायर्ड। पासवर्ड मैंने दिया ABC123, ये मेरा पासवर्ड है। लेकिन जनाब मैं अब क्रिएट करूंगा यहाँ पर तो मेरे पास देखें इसने एरर दे दिया पासवर्ड रिक्वायर्ड। कंपेयर में भी मुझे ये काम करना चाहिए था, मैंने कंपेयर में एक मैसेज दिया था। अब जब तक कि मैं यहाँ पर AB कंपेयर पासवर्ड ABC123, अच्छा ये वैलिडेशन जो है वो पासवर्ड डजंट मैच 123 ABC123। अब देखें पासवर्ड मेरा मैच हो गया, अब इसने कोई एरर नहीं दिया। अब मैं इसको जैसे क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे देखिए मेरा जो है रिकॉर्ड जो है वो क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। अब मैं अपने डेटाबेस में आता हूँ और डेटाबेस में आकर एडिट टॉप 200 रॉस में जाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे देखिएगा जो मैंने अभी रिकॉर्ड इंसर्ट किया है तो वो यहाँ पर भी इंसर्ट हो गया, राइट। अब इसी तरीके से हमारे पास ये तो क्रिएट का व्यू था, हमारे पास ये 3 व्यूज और हैं। एक है एडिट का, अब ये मुझे ले जाएगा एडिट के व्यू पे। अब यहाँ पर क्रिएट का बटन नहीं आया, इसने सेव का बटन हमें प्रोवाइड किया। अब आप HTML अपनी मर्जी से इसमें मॉडिफाई भी कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये हमने वो देखा कि जनाब सिर्फ जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें लेआउट मिलता है वो क्या है, आप इसमें मज़ीद इनके नाम चेंज कर सकते हो। व्यूज़ में जाके व्यू में सारा HTML होता है, इट्स अप टू यू। तो मैं यहाँ पर कोई और नाम ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फैज़ान। अब मुझे अफान से मैंने इसको कर दिया फैज़ान, फादर नेम सेम है, तमाम वैल्यू क्या है सेम है। अब आपकी मर्जी सब वैल्यू चेंज करो या एक वैल्यू चेंज करो, आप सेव कर दो। तो डेट एंड टाइम आप आज की पिक कर लो। तो यहाँ पर देखिए तो इसने रिकॉर्ड क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई कर दिया तो जनाब यहाँ पर हम इसको दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं, दोबारा से चेक कर लेते हैं एडिट टॉप 200 रॉस। तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय नंबर 1 फैज़ान। अब जब मैं यहाँ पर एक और मेरे पास व्यू है डिटेल्स का, अगर मुझे रिकॉर्ड व्यू करना है तो मेरे पास ये तमाम डिटेल्स आ रही हैं कि भाई ये रिकॉर्ड था। इसी तरीके से अगर बैक टू द लिस्ट का ऑप्शन आ गया मेरे पास, फिर डिलीट करना है मुझे तो यहाँ पर मेरे पास इस रिकॉर्ड को मैंने अगर डिलीट कर दूंगा तो वो डिलीट हो जाएगा। अभी मुझे फ़िलहाल मैं डिलीट नहीं कर रहा, मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ ये चेक करने के लिए कि क्या जनाब मेरे पास जो है वो आइडेंटिटी इम्प्लीमेंट हो भी रहा है या नहीं, ऑटोमेटिकली वैल्यू जनरेट हो भी रही है या नहीं। तो जनाब मैं यहाँ पर एक और ऐड करता हूँ फुरकान, ठीक है। और अब यहाँ पर मेरे पास कोई भी डेट मैंने पिक कर ली, मैंने ये वाली डेट पिक कर ली। पासवर्ड मैंने दे दिया ABC और यहाँ पर भी पासवर्ड, अब देखें पासवर्ड टू शॉर्ट, 5 कैरेक्टर लॉन्ग पासवर्ड, कम से कम 5 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 8 होना चाहिए। तो ABC1234567, अब ये देखें पासवर्ड टू लॉन्ग, राइट। तो यहाँ पर ABC456 हम दे देते हैं पासवर्ड, इधर भी हमने दे दिया ABC456, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए एक नाम मेरे पास फैज़ान आ गया, एक नाम फुरकान आ गया। अब यहाँ पर अपने डेटाबेस में मैं जाकर दोबारा से चेक कर लेता हूँ, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें टेबल मेरे पास ये था, इसकी एडिट टॉप 200 रॉस। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे पास ID नंबर क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है जनाब। अब इसी तरीके से अगर आपको डिलीट करना है तो हर रिकॉर्ड पे आपके पास ये तीनों ऑप्शन आएंगे एडिट। तो आप इस तरीके से इंडिविजुअल रिकॉर्ड को क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, आप एडिट कर लो, इट्स अप टू यू। तो आप यहाँ पे एडिट करके सेव करवा लो, ठीक है जनाब। यहाँ पर यहाँ तक के कोई सवाल है तो पूछ लें। अब यहीं से मैं अपनी एप्लीकेशन को दोबारा कंटिन्यू करूँगा अपने नेक्स्ट सेशन में
और उसमें हम एक और टेबल बनाएंगे और टेबल के दरमियान रिलेशनशिप प्रोवाइड करेंगे और ये भी देखेंगे कि माइग्रेशन के थ्रू कैसे टेबल डेटाबेस क्रिएट होता है, और जो है अगर डेटाबेस में कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो वो भी माइग्रेशन को कैसे, माइग्रेशन जो है वो डेटाबेस को कैसे अपडेट करेगा। एक तरीका तो ये था, आपने कंट्रोलर बना लिया, दैट्स इट। अब हम जो है वो कंट्रोलर से पहले, हम माइग्रेशन से पहले डेटाबेस जो है वो डेटाबेस जो है वो पहले क्रिएट करेंगे, उसके बाद फिर कंट्रोलर ऐड करेंगे, राइट। अच्छा साले शेख रफ़ीक, सॉरी से, सॉरी क्या हो गया, शेख आयशा क्या कह रही हैं कि भाई सर एंटिटी फ्रेमवर्क एक बार ही इंस्टॉल होगा या बार बार? नहीं नहीं, एक बार होगा इंस्टॉल। आपके प्रोजेक्ट में, अगर जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उसमें एक बार होगा। अगर मैं न्यू प्रोजेक्ट करूंगा तो वहां पे दोबारा मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है जनाब, तो फिर हम लोग यहाँ पर अपना पहला सेशन जो है वो क्लोज करते हैं। और कब ज्वाइन करना है भाई बता दो, कब लोग आ सकते हो आसानी से? 2:15 ही या 2:20 रख लें? सर जो आप बोले सर, आप हमारे शहंशाह हैं, जो आप बोले। चलो बस 2:20 तक के मैक्सिमम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? ओके सर, ओके सर, ओके ओके डन। जुम्मा मुबारक। ढाई नहीं भाई, हुज़ैफा अगर 2:30 नहीं। बजे करेंगे ना तो फिर आप लोगों की क्लास 3:30 बजे ऑफ नहीं होगी। नहीं हुज़ैफा 2:30 सर, 2:20 नहीं स्टार्ट नहीं करें। सर, सही हुज़ैफा है, को दो नमाज भी जल्दी सही है। पढ़ा लूंगा मैं, हुज़ैफा को नमाज जल्दी पढ़ा लूंगा। ओके सही है, चलो ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।